हाय, सीए हितेश सिंगला दिस साइड कवर करेंगे सीए इंटर ऑडिटिंग आरटीपी नवंबर 2022 इशूड बाय आईसीआई। तो केस सिनारियो से स्टार्ट करेंगे। सैम एंड कंपनी एक सीए फर्म है जो फाइनलाइज कर रही है ऑडिट ऑफ हेल्थ इज वेल्थ लिमिटेड, जो कि कंपनी लिस्टेड है बीएसई पे। हेल्थ इज वेल्थ का बहुत सारी कंट्रीज में अच्छा प्रेजेंस है और उसको एक लीडर माना गया है ग्लोबल फिटनेस इंडस्ट्री में। और कई सारे फिटनेस सेंटर्स की वो चेन रन कर रही है और मल्टीपल वर्कआउट फॉर्मेट्स दे रही है और कस्टमर्स को बेस्ट इक्विपमेंट्स, नॉलेजेबल स्टाफ और बहुत सारी चीजें। इसीलिए भैया अच्छा काम चल रहा है और ऑडिटिंग की जरूरत है। सैम एंड कंपनी भी कंपनी है भाई, हम भी बहुत ही एक अच्छी रेपुटेड फर्म है और हमको ऑडिट के लिए अपॉइंट करा गया है हेल्थ इज वेल्थ लिमिटेड के। और इसका जो एंगेजमेंट पार्टनर है सीए फर्म का, यानी एंगेजमेंट पार्टनर वो है जो इस ऑडिट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, उनके पास 8 मेंबर्स की टीम है और उन्होंने ऑडिट बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में कंडक्ट की है। तो इनकी ही टीम में जो एंगेजमेंट टीम है उसमें एक सीनियर मैनेजर है सीए के। और इसको ये लग रहा है कि इन्होंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लिए हैं जिसके बेस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट वो मटीरियल हैं पर परवेसिव नहीं है। अब यहाँ पे आपको याद होगा मॉडिफाइड ओपिनियन का ऐसे होता था जो ये बोलता था कि अगर आपको मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल मिले पर परवेसिव ना मिले। परवेसिव का मतलब क्या होता था? जो बहुत सारी आइटम्स या बहुत सारी एलिमेंट्स पे जो इम्पैक्ट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ठीक है, और नॉन परवेसिव क्या है? जो एक इंडिविजुअल आइटम या एक दो आइटम्स को जो इम्पैक्ट करे, दैट इज नॉन परवेसिव। तो जब मटेरियल है मिस स्टेटमेंट पर परवेसिव नहीं है तो आप डिस्क्लेम तो नहीं कर सकते, ना ही आप एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो। ऐसे केस में आप मॉडिफिकेशन के अंदर आप ओपिनियन देते थे क्वालिफाइड, आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते थे। ठीक है, बट अभी देखिए हमें ना क्वेश्चंस को भी पढ़ना पड़ेगा। अभी तो केस स्टडी में से हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ना थोड़ी सी केस स्टडी पढ़ के आप चाहे वहां तक, अभी देखो जनरल सी बातें हुई हैं, अभी तक कुछ भी स्पेसिफिक नहीं आया, तो आप ना चाहे क्वेश्चंस पे भी एक बार निगाह मार सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, केस स्टडी के अंदर हालांकि क्वेश्चंस को पढ़ के भी वापस केस स्टडी में रिलेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी लंबी केस स्टडी होती है। क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन पढ़ के केस स्टडी पढ़ने जाते हैं तो 5 क्वेश्चंस माइंड में रखने कि क्या क्या मांगे गए हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी। जैसे अब यहाँ पे 2 पेज की केस स्टडी है, अब पढ़ते पढ़ते तो बहुत सारी चीजें माइंड में आ सकती हैं, ये भी पूछा हो सकता है, वो भी पूछा हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे मेरे माइंड में आ गया कि जी यहाँ पे तो क्वालिफाइड ओपिनियन आती है। ठीक है, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस में जाके पढ़ता हूँ, क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन परवेसिव इफेक्ट्स का ही है, पर परवेसिव इफेक्ट के बारे में पूछा हुआ है कि परवेसिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, कि कौन सा बेस्ट सूट करता है परवेसिव डेफिनेशन को। ठीक है, तो ये क्वालिफाइड या उसका क्वेश्चन नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में ट्रू एंड फेयर के इक्विवेलेंट और कौन सी फ्रेज बन सकती है, ये पूछा हुआ है। तीसरे में ये पूछा हुआ है कि बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में कौन सी स्टेटमेंट नहीं आ रही। ठीक है, चौथे में क्या पूछा हुआ है कि भाई इनमें से कौन सा मैटर है, अदर मैटर है, एम्फोसिस ऑफ मैटर है, यानी यहाँ भी क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर की बात नहीं है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी पॉइंट ये है कि जब मैं कल केस स्टडी को पढ़ता हूँ तब तो बहुत सारी चीजें माइंड में आ सकती हैं। तो मैं ये कहूंगा अगर लंबी केस स्टडी है तो थोड़ा सा आप एफर्ट लगा के पहले क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पढ़ लो। जैसे यहाँ 5 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन परवेसिव की डेफिनेशन को लेकर है। दूसरा है कि भाई ट्रू एंड फेयर के इक्विवेलेंट क्या क्या हो सकता है। तीसरा है कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या बेसिस फॉर ओपिनियन में कौन सा स्टेटमेंट या कौन सी चीज नहीं आती है। चौथा है अदर मैटर ईओएम इन पे। इन चारों के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अदर मैटर में हम क्या बताते थे? कोई भी ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बताया होता था लेकिन ऑडिटर को लगता था कि यूजर्स की नॉलेज के लिए जरूरी है, तो वो आप अदर मैटर सेक्शन में बताते थे। जैसे मान लो प्रेडिसेसर ऑडिटर कोई और था, आपने प्रेडिसेसर जो पिछले साल का ऑडिट है वो आपने नहीं करा हुआ था, क्लाइंट का किसी और ने करा हुआ था, तो ऐसा मैटर आप अपना अदर मैटर सेक्शन में बता देते हो कि भाई पिछले स्टेटमेंट, पिछले ईयर के स्टेटमेंट ऑडिटेड है पर मैंने नहीं करे हुए हैं, किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करे हुए हैं, या पिछले साल का ऑडिट ही नहीं हुआ तो वो भी आप अदर मैटर सेक्शन में बता देते थे। फिर ईओएम, ईओएम वो होता था जहां पे कोई ऐसा मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है लेकिन आपको लगता है यूजर्स को एम्फसाइज करना जरूरी है। नो डाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रखा है लेकिन इन योर ओपिनियन यू थिंक कि मैटर ये एम्फसाइज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई लिटिगेशन या क्लेम चल रहा है आपके क्लाइंट के अगेंस्ट और उसका जो आउटकम है वो अनसर्टन है। भाई ये मैटर जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में बता रखा है मान लो मैनेजमेंट ने, बट आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने यूजर्स का अटेंशन इस नोट की तरफ ड्रॉ करना है, तो ऐसा मैटर आप एम्फोसिस और मैटर सेक्शन में बता देते हो। फिर आता है की ऑडिट मैटर्स। की ऑडिट मैटर्स तो वो होते हैं जो इस साल के ऑडिट के दौरान आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट लगते हैं
जो मैनेजमेंट या जो टीसीडब्ल्यूजी से आपने डिस्कशंस करी होती हैं, उनमें से जो मैटर सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, सिग्निफिकेंट लगते हैं, वो आप लोग की ऑडिट मैटर्स में बताते हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और आखिरी तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो कुल मिला के ईओएम ओएम इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर से रिलेटेड है। ये हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आगे, केस स्टडी को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि क्वालिफाइड डिस्क्लेमर इसका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक आर्टिकल है भैया, सीए इंटर करके आर्टिकलशिप शुरू करी होगी और मिस्टर एन बड़ा फ्रेशर है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा है इस कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में, पर बड़ा तेज है लड़का और उसने सारे कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को बड़े अच्छे से ग्रैस्प करा हुआ है। हाउएवर जो ये टर्म है परवेसिव, ये उसको बड़ा कंफ्यूज करती है। और सीए जो के है, के कौन था? सीनियर मैनेजर। उसने एज अ सीनियर एक कर्तव्य निभाया कि मैं आराम से मिस्टर एन को समझाऊं ये क्या होता है, और उसने एक्सप्लेन करा, नीचे लिखी चार बातें कि ऑडिटर के जजमेंट में चार चीजें जो होती हैं इसे हम बोलते हैं परवेसिव। पहला, कि ऑडिटर की जजमेंट में परवेसिव इफेक्ट्स वो होते हैं जिसका जो इफेक्ट है इट इज नॉट कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट्स और आइटम्स। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, जिस आइटम का इम्पैक्ट जो है वो कुछ गिनी चुनी आइटम्स पे है, तो वो परवेसिव थोड़ी हुआ। तो दे आर नॉट कन्फाइंड टू, मतलब जिसका इफेक्ट बहुत सारी आइटम्स पे होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज करिए गोइंग कंसर्न नो लॉन्गर इन एप्लीकेबल हो जाए आपके क्लाइंट पे। अब गोइंग कंसर्न अगर इन एप्लीकेबल हो जाता है तो आपको पता है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर जो पीपी या नॉन करंट एसेट्स आ रहे होते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स आ रहे होते हैं, दो शुड बी शोन एट द रियलाइजेबल वैल्यूज। लेकिन मान लो उन्होंने गोइंग कंसर्न अप्लाई करके उन्होंने बुक वैल्यूज पे ही शो कर दिया सारा कुछ, यानी वही कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जैसे ट्रेडिशनली दिखाते आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक एसेट में नहीं बहुत सारे एसेट्स की वैल्यू में गलती होगी। तो इस तरह की गलती का इफेक्ट होता है परवेसिव। दे आर नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल आइटम। ये पहला पॉइंट है, तो ए ऑप्शन तो फर्स्ट पॉइंट तो सही है। कहता अगर कन्फाइंड है भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बहुत बड़ा सब्सटैंशियल पोर्शन वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक तरह से ये भी वही हो गया कि अगर मेजर आइटम को लेके कुछ प्रॉब्लम है तो दैट इज परवेसिव। और थर्ड है कि अगर डिस्क्लोजर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, वो ऐसी दिक्कत है जो बड़ी फंडामेंटल है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। आप एसएस की लैंग्वेज में जाके पढ़ेंगे तो वहां पे ये तीनों पॉइंट परवेसिव की डेफिनेशन में दिए हुए हैं। ऑडिट रिपोर्ट वाला जो हमारा चैप्टर है, अगर मैं आपको स्टडी मटेरियल से भी यहाँ पे दिखाना चाहूँ, जो ऑडिट रिपोर्ट का हमारा स्टडी मटेरियल का चैप्टर है, ठीक है, स्टडी मटेरियल में जो हमें चैप्टर दे रखा है, तो उसके अंदर भी इफ यू गो इन एस ए 705 में दे रखा होगा जहाँ पे हमारा मॉडिफिकेशंस का टॉपिक है। मैं आपको वहां दिखाता हूँ परवेसिव का मीनिंग। तो ये आईसीआई स्टडी मटेरियल है। ठीक है, तो इसमें अगर हम जाएं, डेफिनेशन ऑफ परवेसिव, पेज नंबर है जी 11.32। तो यहाँ बिल्कुल वही तीन पॉइंट्स आगे हैं, हमने नोट्स के अंदर भी कवर किए हुए हैं। आई होप ये तीनों क्लियर हैं। वैसे भी अगर आप फोर्थ पॉइंट इसका पढ़ेंगे तो फोर्थ पॉइंट तो बोला हुआ है आर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट, तो गलत हो गया ना। तो फर्स्ट और फोर्थ तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, फोर्थ इज रॉन्ग। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अंदर जाके पढ़ लिया रिक्वायरमेंट्स के अंदर कि पहला क्वेश्चन परवेसिव से रिलेटेड है। ठीक है, चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ताकि जो चीज सॉल्व हो रही है उसे खत्म करें। तो आप देखिए कि मिस्टर के ने जो समझाया है आर्टिकल को, तो उनमें से कौन सा सबसे सही लग रहा है आपको? फर्स्ट एंड सेकंड सही है पर अधूरा है, सेकंड एंड थर्ड सही है पर अधूरा है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। फोर्थ तो गलत होगी ना, लेकिन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आइए अगले क्वेश्चन, अगले केस स्टडी को आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? सीए डिसएग्रीड। अब सीए कौन है? वो है एंगेजमेंट पार्टनर। सीए के तो सीनियर मैनेजर थे, उनके भी ऊपर है एंगेजमेंट पार्टनर। भाई सीए कहती क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर लिखा हुआ है, हर टीम मेंबर्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जो सीए है वो कह रही नहीं जी, सीए के आप गलत कह रहे हैं, कोई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिले आपको जिसके बेस पे आप कहें कि मटेरियल एंड परवेसिव नहीं है। तो इंटायर टीम ने बहुत सारी डिस्कशंस करी, मीटिंग्स करी, क्योंकि भैया एंगेजमेंट पार्टनर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा बात नहीं बनेगी। ठीक है, और फाइनली रीच करा है कंक्लूजन को। दे कंक्लूडेड कि हाँ, हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिला है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लो जी, वो कंक्लूजन ही चेंज होगी। भाई जब कंक्लूजन उन्होंने करी थी कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, यानी देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तब तो ओपिनियन मॉडिफाइड जानी थी। लेकिन अब ये बोल रहे हैं एज अ होल दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स।
ऐसे में तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाती है, बट अगेन ओपिनियन का क्वेश्चन ही नहीं है तो हमें इस पर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। और ये कंक्लूजन लेते हुए इन्होंने किन किन चीजों को अकाउंट में लिए है। तो पहला पॉइंट है कि क्या सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन हुए, क्या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो थी वो मटेरियल थी, और इवैल्यूएशंस। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने करी हैं, ये कंक्लूड करते हुए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। कहता है जो रिपोर्ट तैयार करी गई वो राइटिंग में करी गई और डिसाइड करा गया कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस होगी। जैसे हमने कहा पहले लग रहा था कि क्वालिफाइड, लेकिन बाद में अब कंक्लूड करा है देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो इस वजह से अनमॉडिफाइड ओपिनियन बिल्कुल ठीक है। कहता है जो पहला सेक्शन होता है उसमें ऑडिटर ओपिनियन होता है रिपोर्ट के पहले सेक्शन में, बिल्कुल ठीक, और ओपिनियन है उसकी हेडिंग होती है। ओपिनियन सेक्शन के बाद एक सेक्शन होता है बेसिस फॉर ओपिनियन, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन हम देते हैं एफएस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो ऑडिटर ओपिनियन में यूज करता है फॉलोइंग फ्रेज। क्या फ्रेज, जरा गौर कीजिएगा। इन अवर ओपिनियन द accompanying financial statements give a true and fair view of dash 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 in accordance with the applicable FRF। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ही हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं। During the audit team had observed that there was uncertainty in health is wealth limited। बताओ, हेल्थ में भी अनलिमिटेड अनसर्टेनिटी चीजें आ गई हैं फ्यूचर आउटकम को लेके, क्योंकि कोई रेगुलेटरी एक्शन है, कोई जो लिया गया है उसका कोई फ्यूचर आउटकम है। तो एक पैराग्राफ इंक्लूड किया गया था ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस मैटर को रेफर करने के लिए, जो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर रखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। माइंड में क्या आ रहा है, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैरा, क्योंकि यह सेक्शन एम्फोसिस ऑफ मैटर सेक्शन, क्योंकि जो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रखा होता है लेकिन फिर भी हम एम्फोसाइज करने के लिए अपने रिपोर्ट में डालते हैं, उसे हम बोलते हैं ईओएम। ठीक है, क्योंकि ये लग रहा है उसे इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर को लग रहा है इंपॉर्टेंट है और यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, तो हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। चलते हैं आगे। CAA जो एंगेजमेंट पार्टनर है, शी ऑल्सो डिटरमाइंड दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अब माइंड में आना चाहिए SA710। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, दो तरह की कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दी जाती थी। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेंगे SA710 को। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या इसके अंदर शामिल है, रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल FRF, और अगर है तो क्या इसको अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई करा है। एक टीम मेंबर मिस्टर आर अब क्यूरियस हो गया, कहता है यार ये क्या होता है, ये मतलब ही वांट टू नो वेदर द ऑडिटर्स ओपिनियन रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स और नॉट। क्या ऑडिटर ओपिनियन में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में बताना होता है कि नहीं, वेन एवर द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स नॉर्मली रीड ओनली के पर्पस के लिए होती है, यानी हम लोग फिगर्स दे देते हैं पिछले साल के साथ में, लेकिन उस पर एज सच कोई ओपिनियन वगैरह ऑडिटर नहीं दे रहा होता। ठीक है, जनरली। तो CAA ने एक्सप्लेन करा कुछ सर्कमस्टांसेस मिस्टर आर को कि जहां कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स जहां प्रेजेंट होती हैं वहां ओपिनियन के अंदर भी रेफर करना होता है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को। तो वो सर्कमस्टांसेस क्वेश्चन ने नहीं बताए हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे ऑप्शंस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो ही गया कि सर परवेसिव इफेक्ट्स में क्या क्या आता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो वैसे मैं आपको बताऊं इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी है, अगर आपको लग रहा हो ना बहुत लेंथी केस स्टडी है, तो आप ना सीधा एक छोटा सा कैलकुलेटेड रिस्क ये ले सकते हो कि सीधा क्वेश्चंस को पढ़ो, और कई क्वेश्चंस ना सीधा क्वेश्चन को पढ़ के ही सॉल्व हो जाते हैं। बहुत ज्यादा केस स्टडी में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जो बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन केस स्टडी की हो और वो यहाँ पे यूज हो रही हो, क्योंकि केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रखा। जो क्वेश्चन है वो जनरल ही है, जैसे ये क्वेश्चन जनरल था परवेसिव का, इसमें केस स्टडी का तो कुछ डाटा यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें ये पूछा हुआ है कि बताओ जी अनमॉडिफाइड ओपिनियन में वर्डिंग यूज होती है ट्रू एंड फेयर व्यू वाली, जो क्वेश्चन में लिखी भी हुई थी। कहता आप ये बताओ क्या कोई और ऐसी फ्रेज है जो इसकी इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो जब ना हम ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ते थे, वहां मैंने आपको बताया था कि दो तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं, कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है। हम उसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, पर मैंने आपको बताया था कि वहां पे दो तरह की वर्डिंग्स यूज होती है, एक तो यही ट्रू एंड फेयर व्यू वाली, और एक वैसे तो ना अगर आप देखो थोड़ी सी ऑप्शंस को ध्यान से देखो, पहले में उसने वर्डिंग बोल दी ट्रू एंड करेक्ट। सर करेक्ट तो हम बोल ही नहीं सकते, हम ओपिनियन दे रहे हैं अपना, हम कुछ सर्टिफिकेशन थोड़ी कर रहे हैं। सर्टिफिकेट्स में वर्डिंग अलग यूज होती है, हम तो ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन दे रहे हैं, तो करेक्ट वाला आंसर तो गलत है। उसके बाद फिर से प्रेजेंट करेक्टली, बताइए ये भी गलत हो गया, करेक्ट कहां से बोल दोगे, हम तो बात ही फेयरली की करते हैं, ट्रू एंड फेयर। तो पहले दो ऑप्शन तो गलत हो गए इसी बेस पे, केस स्टडी की कोई इंफॉर्मेशन यूज नहीं हो रही। थर्ड, financial statements present fairly in all material respects in accordance with the FRF। ये बात में दम लग रहा है। और आखिरी ऑप्शन भी देख लो, it gives a correct and fair view, it gives a correct and fair view। तो यहाँ फिर से वर्ड correct यूज हो गया, तो गलत हो गया।
तो भाई आपके लिए जो ऑप्शन सही रहेगी वो प्रेजेंट फेयरली वाली ऑप्शन सही रहेगी, यानी कि आंसर विल बी सी। तो आप ये भी क्वेश्चन देखो, पहले दोनों क्वेश्चन बिना केस स्टडी की इंफॉर्मेशन की सॉल्व हो गए। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में नहीं इंक्लूडेड? अब देखो वैसे तो ना बेसिस फॉर ओपिनियन जो सेक्शन है हमारा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो हमारा बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या दिखाते हैं। वैसे मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ ये सेक्शन, क्वेश्चन तो बिना यहाँ से टेक्निकली पढ़े भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको चेक करवाता हूँ, ऐसे नंबर 705 में ये चीज आपको मिलेगी मॉडिफिकेशंस वाले में। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है, कौन सा ऐसे चल रहा है यहाँ, ये तो भी ऐसे 700 चल रहा है, या अब 700 में ही मिलेगा रादर बेसिस वाला सेक्शन में, कि क्या क्या हमें दिखाना होता है, क्योंकि एलिमेंट्स तो सारे उसी में दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा बेसिस सेक्शन पे। ठीक है, तो बेसिस सेक्शन ऐसे 700 में क्या क्या बता रखा है कि एक तो आपने ये बताना होता है कि ऑडिट कंडक्ट हुआ इन अकॉर्डेंस विद एसेज। दूसरा, आपको ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शन बताना होता है जहां आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं। तीसरा, आपको स्टेटमेंट देनी होती है कि हम इंडिपेंडेंस से काम कर रहे थे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे थे। और एक आपको ये बताना होता है कि क्या आपकी बिलीफ में आपको सफिशिएंट एविडेंस मिले जिसके बेस पे आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो। तो ये चार चीजें बतानी होती है। तो अगर आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में एक तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला आ गया, एक इंडिपेंडेंस वाला आ गया, एथिकल रिक्वायरमेंट्स वाला आ गया। ठीक है, एक ये आ गया कि हमें सारे एविडेंस मिल गए हैं। और पहला क्वेश्चन देखो क्या टोपी डाली थी इसमें, ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब पहले तो आप ये देखो, इसमें केस स्टडी का कोई रोल नहीं है, केस स्टडी की जो भी इंफॉर्मेशन थी कहीं यूज नहीं हुई इस क्वेश्चन में भी। दूसरी बात, अब जल्दबाजी में अगर हम पढ़ेंगे तो गलतियां तो होंगी। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ी ऑडिट होता है, ऑडिट होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। तो कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं होती हमारे इस सेक्शन में? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस तो होती इंक्लूड। फर्स्ट भी होनी थी अगर यहाँ पे बस ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिखता रादर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक पैराग्राफ इंक्लूड करा गया है रिपोर्ट के अंदर जो एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई एम्फोसिस ऑफ मैटर ऐसा सेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे नंबर 706 में कवर्ड होता है, जो एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन ऑडिटर फिर भी उसको अलग से एम्फोसाइज कर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन क्या है जी केस बेस्ड सिनारियो में, देखते हैं। सीए ने एक्सप्लेन करा था मिस्टर आर को कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांस हैं जहां कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रेजेंट की जाती है, ऑडिटर्स ओपिनियन जब कॉरस्पॉन्डिंग फिगर प्रेजेंट करते हैं तो ऑडिटर ओपिनियन में रेफर की जाती हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो ये बताना कि बताओ क्या बताया होगा मिस्टर आर को सीए ने। तो बेसिकली ये ना आपसे एसए 710 टेस्ट कर रहा है कि क्या आपको ये पता है कि एसए 710 में क्या लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स की रिपोर्टिंग को लेके, या आप ये कह लो कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को लेके क्या ऑडिटर ओपिनियन में कुछ लिखना होता है कि नहीं लिखना होता। तो मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं, जनरली ऐसा होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स पिछले साल की बताई जाती हैं वो सिर्फ रीड करने के लिए होती हैं, उस पे एज सच कोई ओपिनियन या कुछ भी हम रेफर नहीं कर रहे होते। ठीक है, लेकिन हम अगर ऐसे की लैंग्वेज ध्यान से जाके पढ़ते हैं 710 की, तो तीन सर्कमस्टांसेस ऐसे दे रखे हैं जहां ऐसे बोलता है कि नहीं आप कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में भी बता के चलिए यूजर्स को। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्टडी मटेरियल आपके सामने खोलता हूँ और उसमें आपको तीनों के तीनों सर्कमस्टांस फटाफट कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स की डेफिनेशन के साथ मैं रिवाइज करवा देता हूँ स्टडी मटेरियल में से ही। ठीक है, थोड़ी सी हमारी टॉपिक की भी रिवीजन हो जाएगी। तो ये है हमारे पास ऐसे नंबर 710 पेज नंबर है जी स्टडी मटेरियल का। थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा जल्दी से। 710, ये 706 आ गया, और यहाँ आ गया हमारे पास 701 कैन, यानी कि की ऑडिट मैटर्स, और यहाँ आ गया हमारे पास 710। ऐसे का नाम था कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, या तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स में अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, पहली बात तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वही है कि जहां पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पिछले सालों का चीजें दिखाते हो, दैट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को लेके हमने क्या लिखा है, ये वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जहां आप फिगर्स बताते हो सिर्फ रीड करने के लिए, करंट पीरियड के साथ इनको रीड कर लो। ठीक है, और
यहां पे आपको एक लाइन में और पढ़ा देता हूं। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स वाले केस में ऑडिटर्स जो ओपिनियन होती है उसमें सिर्फ आप करंट पीरियड को ही रेफर करते हो नॉर्मली, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या था कि ऑडिटर ओपिनियन में कब आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में भी रेफरेंस देते हो। जनरल रूल क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का कि हमने सिर्फ उनको रीड करने के लिए दे दिया यूजर्स को कि आप पढ़ लो इन्हें, हम उस पर कोई ओपिनियन सेक्शन में कुछ नहीं लिख रहे उसके बारे में, ठीक है। लेकिन जब आगे जाके हम इसकी ड्यूटीज पढ़ते हैं तो देखो लाइन क्या लिखी है, जब कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रेजेंट हो रही हो ऑडिटर ओपिनियन नहीं रेफर करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट तीन सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं SA710 ने, ठीक है। तो तीनों सर्कमस्टांस एक बार समझ लीजिए, फिर हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। पहला, अगर पिछले पीरियड का ऑडिट हुआ था और प्रीवियसली जो रिपोर्ट इशू हुई थी उसके अंदर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन थी, कोई ना कोई मॉडिफिकेशन थी, चाहे क्वालिफाइड ओपिनियन था या एडवर्स था या डिस्क्लेमर था जो प्रेडिसेसर ऑडिटर ने लगाया था, क्योंकि पिछली बार ऑडिट हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम जो मॉडिफिकेशन राइज हुई थी, जो मैटर राइज हुआ था जिसकी वजह से प्रेडिसेसर ऑडिटर ने मॉडिफिकेशन लगाई थी, वो अभी भी अनरिजॉल्व है, यानी वो इस साल में भी आके रिजॉल्व नहीं हुई, अभी भी वो मैटर चल रहा है अनरिजॉल्व। तो ऐसे में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ही शैल मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड, और बेसिस पैराग्राफ में उसे क्या करना चाहिए, उसे या तो इस साल की फिगर और दोनों फिगर पिछले साल की फिगर्स बतानी चाहिए विद द मैटर, या फिर वो एक्सप्लेन कर दे कि भैया हमने मॉडिफाई करा है पिछले साल के मैटर्स की वजह से जो अभी भी अनरिजॉल्व चल रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं इस साल की ओपिनियन सेक्शन में या बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में एक रेफरेंस आ गया है पिछली फिगर्स को लेके, क्योंकि कुछ मैटर अभी भी अनरिजॉल्व चल रहा है इस साल में। ये पहला मैटर है जहां पे आपको करंट पीरियड के ओपिनियन में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का रेफरेंस देना होता है। दूसरा सर्कमस्टांस, यहां भी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट करा हुआ है और इस साल के ऑडिटर को कुछ ऐसा एविडेंस मिला है जिससे उसे पता लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही थी पिछले सालों में, लेकिन हमारे प्यारे दोस्त ने, पुराने ऑडिटर ने, प्रेडिसेसर ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दी थी। और अब ऑडिटर वेरीफाई कर रहा है कि क्या मिसस्टेटमेंट्स को ठीक से डील करा गया एफआरएफ के हिसाब से, और अगर ऐसा नहीं करा गया तो इस साल में आप अपनी प्लीज ओपिनियन को या तो क्वालिफाई करें या आप एडवर्स ओपिनियन दे दें। यहाँ डिस्क्लेमर वर्ड नहीं आएगा। डिस्क्लेमर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सच कुछ ऐसी चीज नहीं होगी कि आप ओपिनियन दे ही ना पाओ, बिकॉज आपको मिसस्टेटमेंट्स मिल गई हैं। डिस्क्लेम तो आप वहां करते थे जहां मिसस्टेटमेंट्स आपको मिलती ही नहीं थी। तो ये भी एक केस ऐसा बन गया जहां पे आप करंट पीरियड में जाके रेफरेंस देंगे कि सर, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में कुछ गलतियां मिली हैं जो इस साल मुझे मिली हैं, जो प्रेडिसेसर ऑर्डर ने जिनका ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इस साल की ओपिनियन में इसका भी रेफरेंस दे रहा हूं। और थर्ड केस कहाँ है जहां पे आपको रेफरेंस देना है, वो है पिछले साल के स्टेटमेंट्स ऑडिट ही नहीं हुए हुए। वैसे तो देखो, जब ऐसे की लैंग्वेज को लिटरली पढ़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये समझ में आता है कि अगर पिछले साल के ऑडिट नहीं हुए तो हमें अदर मैटर में बता देना चाहिए कि हाँ जी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स अनऑडिटेड है, ताकि यूजर्स को पता लग जाए। लेकिन फिर भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लें ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर, क्योंकि आपको ध्यान होगा कैसे हमने पढ़ा था 510 जो ओपनिंग बैलेंसेस की बात करता था कि अगर पिछले साल ऑडिट किसी और ने करा हुआ है या पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं हुआ, तो एटलीस्ट ओपनिंग बैलेंसेस को लेके आपको अपनी तसल्ली वगैरह करनी होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर पिछले साल के स्टेटमेंट्स ऑडिट नहीं भी हुए थे, इवन इन दैट केस यू नीड टू रेफर द दिस पॉइंट इन योर ओपिनियन सेक्शन एज वेल। तो ये तीन सर्कमस्टांस ऐसे हमारे SA710 ने दे रखे हैं। अब हेडिंग दोबारा पढ़िए, व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड, जो नॉर्मली सिर्फ रीड करने के लिए प्रेजेंट होती है, द ऑडिटर ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तीन, पहला, मैटर चल रहा था जिसकी वजह से क्वालिफिकेशन मॉडिफिकेशन आई पर अभी भी वो अनरिजॉल्व है, पहला। दूसरा, मैटर था पहले पर प्रेडिसेसर ऑडिटर से मिस हो गया पर आपकी नजर में आ गया, तो उससे क्वालिफिकेशन या वो लगनी थी, क्या नाम है, एडवर्स ओपिनियन, वो आपकी नजर में आ गया तो बता दो। और तीसरा, जहां पीछे ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ उस वाले केस में भी। तो आइए अब देखते हैं हमारी ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन, क्वेश्चन क्या था कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को लेकर कहां आपको ओपिनियन सेक्शन में रेफर करना होता है, नॉर्मली तो नहीं करना होता। तो आओ देखते हैं। पहला, ऑडिटर को एविडेंस मिल गया कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है जिसपे मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करी हुई थी। तो
अब यहाँ पे क्या है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही थी प्रायर पीरियड में, जिसपे मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करी हुई थी। तो सर ऐसा है, इसमें ये तो लिखा नहीं कि करंट पीरियड में भी मैटर अनरिजॉल्व है या कुछ ऐसा तो लिखा नहीं हुआ। यहाँ तो सिर्फ ये लिखा कि मिस स्टेटमेंट मिली है जिसमें मॉडिफाइड ओपिनियन इशू हुई थी। तो आपको तो ये सोचना है ना कि अगर पहले उसने मिस कर दिया था ये मैटर और अब आपकी नजर में आ गया तो आप अपना रेफर देते थे ना। यहाँ तो पिछले ऑडिटर ने ठीक से काम करा हुआ है, ठीक है, और इस साल का तो कुछ बता ही नहीं रखा कि मैटर अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगले ऑप्शन में भी ऐसा ही है कि क्वालिफाइड डिस्क्लेमर एडवर्स दे देता और वो मैटर इस साल में रिजॉल्व हो गया। तो ये तो सर लिखा ही नहीं हुआ ऐसे ने कि ऐसे केस में आप बताइएगा। सिर्फ 3 सर्कमस्टेंस बता रखे हैं। पहले मॉडिफिकेशन थी, मैटर अनरिजॉल्व्ड है। दूसरा, पहले मिस हो गया था लेकिन मैटर आपकी नजर में आ गया। और तीसरा, पीछे ऑडिट ही नहीं हुआ। तो पहले 2 केस तो गलत हो गए। अगला, अगर किसी और ने ऑडिट करा हुआ था तो उस केस में भी ऐसे ने नहीं बोला कि आप कुछ लिखें जाके। वो तो अदर मैटर सेक्शन में बस बता दोगे कि किसी और ने ऑडिट करा हुआ है, सिर्फ इतना बताना होता है। ओपिनियन सेक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में आप कुछ नहीं बताओगे। और आखिरी केस, जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हो रखे, जो केस क्लियर बता रखा है हमारे एस 710 ने कि जहां एफएस पहले ऑडिट ही नहीं हो रखे, वहां प्लीज ओपिनियन सेक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के बारे में जरा बताइए जाके। तो ये वाला केस आपका आंसर हो जाएगा सही। तो कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पांचों के पांचों क्वेश्चंस, अगर आप केस स्टडी को बहुत ज्यादा क्रिटिकली नहीं भी पढ़ते हो तो भी आपके सॉल्व हो जाने चाहिए थे। तो मैं एक छोटी सी टिप यही देना चाहूंगा कि अगर आपको केस स्टडी बहुत ज्यादा लंबी लग रही है ना और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा बीच में पढ़ते पढ़ते कि यार एक बार क्वेश्चन तो देख लूं मैं कैसे है, क्या केस स्टडी पे बेस्ड है भी है या बिना केस स्टडी को बहुत ज्यादा क्रिटिकली पढ़े भी मेरे सॉल्व हो रहे हैं। तो थोड़ा सा वहां पे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। चलते हैं केस स्टडी 2 पे। भारत बैंक एक नेशनलाइज्ड बैंक है जिसके ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, और ऑल इट हैज बीन मोस्ट पॉपुलर पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स। ठीक है जी। द बैंक इज गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द बैंक एबीसी एसोसिएट्स वर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द इनैक्टमेंट। ठीक है जी। एक बैंक है, उसके ऑडिटर अपॉइंट हो गए हैं एज पर लॉ। द एंगेजमेंट पार्टनर CAC commenced the audit with his team of 7 members so that the audit is completed on time and all the documents are submitted before the due date. बहुत ही अच्छी सोच। The audit at all the branches also started simultaneously and ABC and Associates was in constant touch with all the branch auditors to ensure timely completion of the audit. तो branch audit जो कर रहे हैं उनसे भी in touch है हमारे CA जो मेन फर्म है, जो सेंट्रल ऑडिटर्स हैं। एज पर द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द प्लान, आपको ध्यान होगा पहले स्ट्रेटजी बनती थी ओवरऑल और उसको ध्यान में रखते प्लान बनता था। CAQ, अब CAQ कौन है ये बताया नहीं है कुछ अभी तक। अलॉन्ग विद मिस R एंड मिस्टर P वर असाइंड द ऑडिट ऑफ एडवांसेस। तो टीम के बंदे होंगे, ठीक है, और इनको एडवांसेस का काम दे दिया है भारत बैंक के। अब एडवांसेस हमें पता है कहता है लार्जेस्ट आइटम होती है बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे बैंक के, क्योंकि मेन काम इनका आगे एडवांसेस देना होता है। और क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, इट वाज असाइंड टू CAQ सिंस ही वाज अवेयर ऑफ द वेरियस फंक्शनल एरिया ऑफ द, मतलब अच्छा खासा उसका एक्सपोजर था इस बैंकिंग में सिस्टम्स में। ठीक है जी। CAQ started with verifying whether the advances are classified as per RBI prudential norms। बिल्कुल ठीक है। तो 5 कैटेगरीज होती थी यहाँ पे जो अवेलेबल है उनके पास ऑडिट के लिए, स्टैंडर्ड, रेगुलर, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस और SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ठीक है। अब देखो फिर केस स्टडी लंबी जा रही है, बेहतर रहेगा पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लें किस किस चीज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। तो एक तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्पेशल मेंशन अकाउंट्स की कैटेगरी कौन कौन सी होती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके लिए केस स्टडी क्या करनी है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स की कैटेगरीज हमें वैसे ही पता होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्टडी मटेरियल ICI का, उसमें एज सच स्पेशल मेंशन अकाउंट्स को कोई प्रॉपर डिफाइन नहीं करा हुआ, सिर्फ एक डायग्राम है, उस डायग्राम में ही इन्होंने प्रॉपरली बता रखा है कि स्पेशल मेंशन अकाउंट्स कौन से होते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड लोन्स होते हैं ना, वही एक स्टैंडर्ड रेगुलर होते हैं, एक स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं। तो SMA 0 जो थोड़ा स्ट्रेस सिग्नल शो करना शुरू कर रहे हैं ये, और उसके बाद ओवरड्यू हो जाते हैं 31 से लेके 60 डेज के अंदर, और फिर 60 डेज से लेके 90 डेज के अंदर, 61 to 90 के बाद तो आपको बताइए कि ओवरड्यू जो हो जाता है वो NPA कैटेगरी का चला जाता है। तो बस SMA के बारे में सिर्फ इतनी सी जानकारी हमारे स्टडी मटेरियल में है और इसी पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस को पढ़ के 0 to 45 वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। SMA 1 31 to 60 गलत नहीं, 31 to 60 तो सही है। ठीक है। लेकिन
अकाउंट्स नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, SMA 0 ये नहीं होते, SMA 0 वो होते हैं जो स्ट्रेस सिग्नल शो कर रहे हैं, जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिनमें वो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, ठीक है। तो अभी तक को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली ऑप्शन गलत होगी, ये वाली ऑप्शन गलत होगी, ये वाली ऑप्शन गलत होगी, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारे पास जो रहेगी ये मेनली, बाकी यहाँ पे ये भी गलतियां हैं 46 टू 90 वाली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो 31 टू 60 और 61 टू 90, तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा। फ्री के 2 नंबर हैं, केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ए। मतलब लेना देना है बट एज सच केस स्टडी को पढ़ के नहीं है आंसर हो रहा, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चंस पढ़ रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 2, ये अब केस स्टडी बेस्ड है, क्योंकि इसमें जो ये 2 नाम आगे हैं उसका ये पूछा हुआ कि बताइए उन्होंने कौन सी सिक्योरिटी क्रिएट करी है। तो एक्वाब्रास और प्रिज्म जहां मुझे केस स्टडी में दिखेगा वो मैंने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ट्रस्ट वर्दी भी एक पार्टी का नाम है जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो यहाँ तो केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और सुपर 40 भी केस स्टडी से ही रिलेटेड है। और एक है भाई, इनमें से कौन सा नॉन फंडेड लोन का एग्जाम्पल है। तो डिमांड लोन में तो पैसे मिलते हैं तो फंडेड है, बिल डिस्काउंटेड में भी पैसे मिलते हैं तो फंडेड है। लेटर ऑफ क्रेडिट में ना सिर्फ एक गारंटी होती है एक तरह से बैंक की तरफ, कोई पैसे नहीं मिलते। और पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पैसा मिलता है, क्योंकि इसमें बैंक्स आपस में रिस्क शेयर करते हैं। जो प्राइमरी लेंडर होता है, यानी जिसने पैसे दिए होते हैं किसी बॉर्डर को, तो अपने रिस्क को कवर करने के लिए वो आगे किसी दूसरे बैंक के साथ अपने रिस्क को शेयर करता है, और पैसे अल्टीमेटली जो बॉर्डर है उसको मिल जाते हैं। तो ये भी अल्टीमेटली फंडेड लोन होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा, क्योंकि इसमें भी केस स्टडी का कोई इतना लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में हमें ध्यान से पढ़ना है ट्रस्टवर्दी, एक्वाब्रास, प्रिज्म और सुपर 40 के बारे में, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। अब जो फालतू चीजें होंगी मैं उसे स्किप कर दूंगा, ठीक है। बट लग नहीं रहा कि एक्वाब्रास यहाँ आ गया, ठीक है, और प्रिज्म वर्क्स भी यहीं आ गया, तो ये पैरा तो भैया इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे रिलेटेड केस स्टडी है। मिसिज आर, अब ये मिसिज आर कौन है? मिसिज आर बेसिकली टीम की कोई ना कोई मेंबर है। ऑन बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय CAQ वेरीफाइड द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स फॉर द बैंक फाइनेंस। तो बैंक ने जो फाइनेंस किया तो सिक्योरिटीज ले रखी हैं, और एक कस्टमर है एक्वाब्रास जिसकी सिक्योरिटी थी इन द फॉर्म ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बैंक विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज। बेसिकली एक्वाब्रास ने अपने गुड्स डिलीवर कर दिए कि भैया ये रखो आप और मेरे को लोन दे दो, और कल को अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो आप यहाँ से पैसे रिकवर कर लेना गुड्स से। लीगल ओनरशिप एक्वाब्रास के पास ही है, ठीक है। अब ये ना क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्वाब्रास ने जो ये करी है, ये सिक्योरिटी क्रिएट करी है, इसका क्या नेचर क्या है, या इसका टाइप क्या है। तो आपको ना मैं याद करवा दूं, हमारे स्टडी मटेरियल में, ICAI के मटेरियल में अलग अलग तरह के ना ये दे रखे हैं बैंक्स वाले चैप्टर में, आपको मैं चेक करवाता हूँ। अलग अलग तरह की ना सिक्योरिटीज दे रखी हैं, तो ये रही मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। एक तो मॉर्टगेज है, ठीक है। तो मॉर्टगेज तो रजिस्टर्ड मॉर्टगेज भी हो सकती है, इक्विटेबल मॉर्टगेज भी हो सकती है, ये नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, ठीक है। प्लेज में अगर आप देखेंगे ध्यान से, डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, लैंडिंग बैंक को चार्ज क्रिएट करने के लिए। लीगल ओनरशिप प्लेजर के पास रहती है, बैंक के पास सिर्फ एक डिफाइंड इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो भैया एक्वाब्रास का क्वेश्चन तो हो गया, प्लेज कर रहा है वो गुड्स को प्लेज कर रहा है। अच्छा, हाइपोथिकेशन में क्या होता था अगर आप नोटिस करो, ना तो पोजेशन ना ही ओनरशिप बैंक के पास ट्रांसफर होती है, ठीक है। बॉर्वर के पास ही पोजीशन रहता है, तो हाइपोथिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और असाइनमेंट तो नॉर्मली कोई आज का डेट या फ्यूचर का डेट आप किसी दूसरे को साइन कर देते हो। जैसे इंश्योरेंस का जो पैसा मुझे मिलना है, मैं बैंक को बोलता हूँ कि मेरे को लोन दे दो, अगर मैंने डिफॉल्ट करा तो इंश्योरेंस का पैसा आप रख लेना, इस तरह की चीजें, ठीक है। और सेट ऑफ में तो ये होता है कि भैया जिसने पैसे लेने हैं, ठीक है, और उसी से पैसे लेने भी है देने भी है एक अकाउंट से, तो वो आपस में एडजस्ट कर सकते हो। जैसे बैंक में आपका डिपॉजिट अकाउंट भी है और लोन अकाउंट भी है, तो लोन में अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो जो पैसा जमा है, बैंक के पास ये राइट है कि वो डिपॉजिट और लोन को आपस में सेट ऑफ कर सकता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी का काम करती है, ठीक है। तो ये मेन मेन चीजें हैं। और एक लियन है, लियन में क्या होता है, चार्ज क्रिएट होता है विद द कंसेंट ऑफ ओनर, कि भाई अगर आपने डिफॉल्ट करा तो मैं आपका एसेट वगैरह डिस्पोज कर सकता हूँ, ठीक है। बट लेकिन अगर आप देखोगे लैंग्वेज पूरी तरह क्लियरली ये वाली लैंग्वेज चल रही है क्वेश्चन के अंदर कि गुड्स की डिलीवरी करी गई है बैंक को, और बैंक के पास ओनरशिप प्लेजर के पास ही है, वही सेम एक्वाब्रास वाली पूरी लैंग्वेज वही है, लीगल ओनरशिप रिमेन्स विद एक्वाब्रास, ठीक है। तो अभी देखते हैं ऑप्शंस क्या थी एक बारी क्वेश्चन में, कि आपको बताना है एक्वाब्रास ने और प्रिज्म ने कौन सी सिक्योरिटी क्रिएट करी है। तो देखो, एक्वाब्रास का आंसर मॉर्टगेज तो हो नहीं सकता, एक्वाब्रास का आंसर लियन भी नहीं हो सकता, और एक्वाब्रास का ऑप्शन हाइपोथिकेशन भी नहीं है। तो भाई बस तो प्लेज ही गया डी ऑप्शन, पर फिर भी एक बार हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
प्रिज्म वर्क्स वालों ने भी एक सिक्योरिटी क्रिएट करी है और इन्होंने सिक्योरिटी क्रिएट करी है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये तो असाइनमेंट होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट आ गया पॉलिसी के ऊपर बैंक के पास कि अगर कल को आप डिफॉल्ट करोगे तो पॉलिसी का पैसा बैंक के पास आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे पास जो आएगी ये आएगी असाइनमेंट के अंदर। तो हमारा 2.2 क्वेश्चन भी हो गया, तो इसका आंसर आएगा जी डी। तो देखते ही देखते 2 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं केस स्टडी बेस्ड। आते हैं आगे। While checking the classification of NPA, P came across a customer named Trustworthy, इस पर भी क्वेश्चन था, जिसका लोन का जो टर्म इंस्टॉलमेंट है इट वाज ओवरड्यू। अब ओवरड्यू होते ही ना हमारे दिमाग में एक एनपीए नाम की एक आवाज आती है। हालांकि ध्यान रखिएगा एनपीए तब होता है जब 90 डेज से ज्यादा के लिए ओवरड्यू होता है अमाउंट। ठीक है, यहाँ लिखा है ओवरड्यू फॉर 90 डेज। ओ माय गॉड, अब इतनी बड़ी केस स्टडी में अगर ये पॉइंट हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो हमारा एमसीक्यू गलत हो सकता है। ठीक है, यहाँ ओवरड्यू सही फॉर 90 डेज है, लेकिन जब एनपीए का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो बैंक्स वाले चैप्टर में ही जब हम एनपीए देखते हैं तो एनपीए लोन्स बेसिकली अगर आप देखें इट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। तो ये भी छोटा सा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे देखिए टेस्ट कर दिए, सही ओवरड्यू फॉर 90 डेज बट इट वाज 100% सिक्योर्ड। देखो सिक्योर्ड है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिक्योर्ड होने के बावजूद भी एनपीए हो सकता है। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। द सेम वाज क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे एनपीएस के अंदर जो पहला एनपीए होता है अप टू 12 मंथ्स उन्हें हम सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसके बाद जो सब स्टैंडर्ड रहता है 12 महीने के लिए वो आगे आ जाता है डाउटफुल की कैटेगरी में। आगे डाउटफुल 0 to 1, 1 to 3, मोर देन 3 इस तरह। और इसकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स भी हमने सबकी पढ़ी हुई हैं। और फिर एक लॉस एसेट्स होते थे एनपीए के अंदर जो बैंक या ऑडिटर्स या इंटरनल एक्सटर्नल या आरबीआई के इंस्पेक्शन से हमें आइडेंटिफाई होते हैं, उनको हम बोलते थे लॉस एसेट्स। ठीक है, तो ये एक डायग्राम थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है उन्होंने सब स्टैंडर्ड उनको क्लासिफाई कर दिया। अगला क्वेश्चन तो सुपर 40 का है, तो पहले हम क्यों ना काम करें ट्रस्ट वर्दी वाला आंसर कर दें। ये गलत करा है भाई उन्होंने। आओ देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि ट्रस्ट वर्दी को हमें अभी एनपीए नहीं बोलना चाहिए था, एनपीए में जाके सब स्टैंडर्ड नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अभी तो 90 डेज पूरे हुए हैं, मोर देन 90 डेज नहीं हुए हैं उसके ईयर एंड पे। तो आओ आपने बताना है क्या वो स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है। पहला, दो इट इज ड्यू फॉर 90 डेज इट इज 100% सिक्योर्ड सो इट इज स्टैंडर्ड। भाई गलत हो गया, ज्यादा माहौल मत बनाओ। सिक्योर्ड है तो उससे नहीं फर्क पड़ेगा, सिक्योर्ड वाले पोर्शन में भी वो एनपीए में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उसकी जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स होती थी जो अनसिक्योर्ड वाले पोर्शन की होती थी ना, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे जो हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अनसिक्योर्ड वाले पोर्शन पे 100% हम लोग प्रोविजनिंग करते थे और सिक्योर्ड वाले पोर्शन पे कम करते थे, हालांकि एनपीए की कैटेगरी में वो चला जाता है। ठीक है, तो वापस आते हैं एक बारी। तो हम लोग थे यहाँ पर ए, यहाँ पर। तो ऑप्शंस और देखते हैं क्या है। दूसरा, since it is due for 90 days it is a substandard asset irrespective of security। भाई ड्यू फॉर 90 डेज वाली बात नहीं ना बन रही, हमें तो ड्यू ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज चाहिए, हमें तो ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज चाहिए। ठीक है, हट जा भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट कैलकुलेटर खोल के बंद कर देते हैं, ऐसे ऐसे हट जाता होता है। ठीक है, आइए सी ऑप्शन। Since it is not due for more than 90 days, it is a standard asset irrespective of the security। और आगे since it is not due for more than 90 days and it is 100% secured, it is a standard asset। ये गलत है, and it is a 100% secured वाली बात नहीं चलेगी। भाई सिक्योरिटी है नहीं है, बात है कि अभी वो 90 डेज से ज्यादा ड्यू ही नहीं हुआ, तो आप उसे क्यों सब स्टैंडर्ड में लेके जा रहे हो या एनपीए में लेके जा रहे हो। तो सही आंसर शुड बी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और कस्टमर है बैंक का जिसका नाम है सुपर 40 और इसके पास एक कैश क्रेडिट अकाउंट चल रहा है बैंक के पास और एक टर्म लोन चल रहा है बैंक के पास। और ये जो सुपर 40 है ये इंस्टॉलमेंट्स वगैरह सब और इंटरेस्ट वगैरह सब टाइम पे कर रहा है। ठीक है, रेगुलरली है, कोई ओवरड्यू अमाउंट नहीं है, तो मतलब इसका जो सीसी अकाउंट है वो तो बिल्कुल रेगुलर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मिस्टर पी ने वेरीफाई करी ड्रॉइंग पावर ऑफ सुपर 40 और पता लगा कि जो ड्राइंग पावर है ये सैंक्शन लिमिट से कम है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, देखो सैंक्शन लिमिट तो लिमिट ओवरऑल लिमिट होती है। अगर आपको मैं सैंक्शन लिमिट की जाके लाइन पढ़ाऊं तो यहाँ पे हमारे स्टडी मटेरियल ने एक छोटा सा टॉपिक बना के दिया हुआ है।
पेज नंबर है जी ये 12.32 कॉम्पिटिशन ऑफ ड्राइंग पावर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ड्राइंग पावर तो क्या होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है जो आप वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करता है बैंक आपको, यानी 1 सेकेंड, मैंने ड्राइंग पावर पढ़ दिया, सॉरी, सैंक्शन लिमिट, ठीक है। सैंक्शन में टोटल एक्सपोजर होता है जो बैंक ले सकता है पूरी फैसिलिटीज का टोटल मिला के, लेकिन जो सैंक्शन लिमिट होती है ना, ड्राइंग पावर उससे कम हो सकती है या कम होती है नॉर्मली, आप ये कह लो, क्योंकि ड्राइंग पावर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आप प्राइमरी सिक्योरिटी बैंक को दे रहे हो उसके बेस पे एक पर्टिकुलर डेट पे आपकी ड्राइंग पावर निकलती है। तो मान लीजिए अगर बैंक ने आपको सैंक्शन लिमिट दे रखा है, टोटल एक्सपोजर जो बैंक लेने को तैयार है आपके केस में, मान लीजिए वो है सपोज करिए 20 लाख का, लेकिन ड्राइंग पावर हो सकता है आपके 18 लाख हो सकता है 17 लाख हो सकता है 16 लाख हो, तो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी ड्राइंग पावर रही है वो सैंक्शन लिमिट से कम रही है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है कम, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सुपर 40 ड्यूरिंग द होल ईयर एक्सीडेड द ड्राइंग पावर बट वॉज लेस देन द सैंक्शन लिमिट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जहां पे हमारे पास ये एनपीए का डेफिनेशन दिया होता है, तो वहां उस डेफिनेशन में जाके ध्यान से पढ़िएगा, जो हमारा ये अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होता है, अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो वो भी एनपी हो जाता है। और आउट ऑफ ऑर्डर में जाके अगर हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखता है, आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा अकाउंट, अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूअसली, जैसे यहाँ लिखा है थ्रू आउट द ईयर, ज्यादा रहता है सैंक्शन लिमिट के या ड्राइंग पावर के। तो अगर ड्राइंग पावर के भी ऊपर चली गई है आपकी जो आपकी, मुझे लगा मैंने माइक नहीं लगाया होगा, ठीक है लगाया होगा, तो आपकी जो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर के ऊपर अगर चला जाता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो उस केस में भी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि जो इनका ये सीसी वाला अकाउंट तो सही है, लेकिन जो लोन अकाउंट है उसमें कुछ दिक्कत चल रही है, या दूसरा जो भी अकाउंट चल रहा है तो उसमें कुछ, या मुझे लग रहा है लोन अकाउंट सही होगा, लोन अकाउंट टर्म लोन वगैरह ठीक चल रहा है, ठीक है, बट एक जगह पे इन्होंने पॉइंट बोला कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्राइंग पावर से ज्यादा है पर सैंक्शन लिमिट से कम है थ्रू आउट द ईयर। और अब आगे हमने क्या करा, दोनों ही एडवांसेस को हमने स्टैंडर्ड दिखा दिया, क्योंकि रिकवरीज रेगुलर है और आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो सैंक्शन लिमिट से तो कम था ना कैश क्रेडिट में। देखो ऐसा है बेटा, सैंक्शन लिमिट से कम था, उससे वो परफॉर्मिंग एसेट नहीं हो जाएगा। अगर वो ड्राइंग पावर के ऊपर चलेगी, अगर इसकी अमाउंट जो कैश क्रेडिट की है, तो एक बात तो पक्की है कि भैया ये एनपीए की तरह कैटेगराइज होगा, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। और एक ना आपको पॉइंट्स कहा था कि अगर एक बैंक में कोई एक अकाउंट अगर एनपी हो जाता है, तो उसी बंदे का अगर किसी और तरह का अकाउंट भी उस बैंक में चल रहा है, उसको भी आपको एनपीए ही क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। क्या सुपर 40 को ठीक से स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई करा है? नहीं जी, ठीक तो नहीं करा, पर अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन यस, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमने ठीक से तो करा ही नहीं उसको स्टैंडर्ड, हमने बोला आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा है, तो यस वाले ऑप्शन तो गलत ही हो गए, ए और डी, ठीक है। अब देखते हैं बी, बी और सी जरा ध्यान से, हमने ठीक से नहीं करा क्या था, सिंस द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी exceeded the drawing power for more than 90 days, so both the advances, that is term loan and cash credit facility, will be treated as NPA। ये तो ठीक लग रही है लैंग्वेज बिल्कुल। अब दूसरा देखते हैं, नो, since the outstanding balance of cash credit facility exceeded the drawing power, the cash credit facility will be classified as NPA and term loan as standard। गलत हो गया, तो अलग अलग थोड़ी कर सकते हो, अगर एक बंदा एनपीए हो गया एक अकाउंट में तो दूसरा भी उसका एनपीए होगा, तो राइट ऑप्शन शुड बी बी, ठीक है। तो 5 तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो इस केस स्टडी में हम कह सकते हैं कि यस, हमारे को ये ना, आप जब क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, अगर क्वेश्चन में नाम वगैरह यूज हो रहे हुए केस स्टडी वाले, फिर तो भैया आपको क्रिटिकली पढ़नी पड़ेगी सारी केस स्टडी, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि यार ज्यादा नाम वगैरह यूज नहीं कर रहा क्वेश्चन केस स्टडी के क्वेश्चंस के अंदर, तो थोड़ा सा आप वहां पे कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे कि यार ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के अगर मुझे समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम हम एमसीक्यू बेस्ड इन क्वेश्चंस पे ना लगा दें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इनको सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज को, और इन पे काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। बल्कि मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इजी इजी क्वेश्चन, जो बिल्कुल लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको सीधा एक चैप्टर में से लिखने हैं, आप वो वाले क्वेश्चंस पहले कर लो, क्योंकि इसमें कई बार टाइम बच्चे का ज्यादा लग जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि थोड़े से ध्यान से करने वाले क्वेश्चन होते हैं और केस स्टडी की लेंथ इतनी बड़ी है कि बच्चा वैसे ही घबरा जाता है। बाकी आप खुद बेटर जज कर सकते हैं, अगर आपको ये ठीक लग रहे हैं तो आप ये पहले उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन सारे हो गए।
आइए जनरल एमसीक्यूज भी फटाफट खत्म करते हैं छोटे छोटे। हाँ, ये वाले आप पहले कर सकते हो, केस बेस से भी पहले ये वाले क्वेश्चंस आप उठा सकते हो, क्योंकि ये कंपैरेटिवली जल्दी हो जाते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। एज पर SA 210 प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये तो भैया होता है, तो डू नॉट इंक्लूड में ये नहीं आ सकता, ये तो इंक्लूडेड है प्री कंडीशंस के अंदर। दूसरा, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, ये भी प्री कंडीशन है भाई SA 210 की। ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी रिकॉर्ड्स वगैरह अवेलेबल करवाए जाएंगे, ये भी प्री कंडीशन है ऑडिट की। और आखिरी ऑप्शन क्या है, इंटेग्रिटी ऑफ की मैनेजमेंट पर्सोनल। वैसे तो देखो पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई की KMP जो है क्लाइंट का की मैनेजमेंट पर्सोनल बड़ा इंटेग्रिटी वाला होना चाहिए, बट एज सच SA 210 में ये पॉइंट प्री कंडीशंस के अंदर नहीं मेंशन करा हुआ है, तो ये आप चैप्टर 1 में जाके SA 210 को जाके रिवाइज कर सकते हैं। ICI में सेपरेट टॉपिक बना के दिया हुआ है चैप्टर 1 में प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट के नाम से, तो वहां आप देख सकते हैं, ये आपको प्री कंडीशंस के अंदर नहीं मिलेगी, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगी आपकी सही। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऑडिटर साइन कर रहा है फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट नोइंगली, यानी क्लियर कट फ्रॉड का केस है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स वायलेट हो गया है, ठीक है। तो ये ना कुछ हमने पहले चैप्टर में ही कुछ एथिक्स पढ़े हुए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल केयर, इस तरह की चीजें, प्रोफेशनल बिहेवियर। अब देखो, अगर कोई आदमी फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा नोइंगली, नो डाउट बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का वही सारा बीट हो गया, तो इन अ वे आप ये भी कह सकते हो सर सब कुछ ही गलत हो रहा है यहाँ, तो बहुत ही खराब हो रहा है, तो बट फिर भी आपको चार में से एक ऑप्शन बेस्ट चूज करना है, ठीक है। तो आप सुनिएगा, अगर ऑब्जेक्टिविटी की बात करूं तो हम बोलते थे सब कुछ अनबायस्ड वे में करना है, फ्री होके करना है ना, किसी भी तरह की कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना आपने किसी से, तो ऐसा देखो ऑब्जेक्टिविटी भी कहीं ना कहीं बीट तो होगी यहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रभावित हो रहे हो, बायस्ड हो। बट इंटेग्रिटी में हम ना साफ ये पढ़ते थे कि हमें हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, या हमें ऑनेस्ट होना है, हमें किसी भी तरह के झूठ नहीं बोलने हैं या झूठी, तो इंटेग्रिटी तो सीधा सीधा हमारी डेफिनेशन में जाएगा। और कॉम्पिटेंस को लेके मेरा कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा, अरे भाई फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट अगर मैं साइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ इसलिए मैं फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा हूँ। और प्रोफेशनल बिहेवियर भी ऐसा डायरेक्टली रिलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो रिलेट हो रहा है दैट ऑप्शन शुड बी। इंटेग्रिटी कहीं ना कहीं आपकी बीट हो रही है, आपका जमीर अंदर से मर रहा है, जिसकी वजह से आप फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट साइन करने को तैयार हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब पहले तो देखो फर्स्ट ऑप्शन, ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑनेस्टली बताऊं, अगर हम बिल्कुल ऐसे इसकी लैंग्वेज में ना जाएं तो हमें इतना पता है कि स्ट्रेटजी ओवरऑल होती है और उसके अंदर के प्लान्स बनते हैं, और कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि प्रोग्राम भी एक तरह का प्लान ही होता है। तो ए ऑप्शन कुछ कुछ सही लगती है जब तक हम बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ते, ठीक है। तो अभी ए को मैं काट नहीं रहा। बी ऑप्शन, ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी रिव्यूड, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑडिट में तो भैया हर चीज, प्लानिंग हो, स्ट्रेटजी हो, सब कुछ रिव्यू करते हैं हम, अपने प्रोसीजर रिव्यू करते हैं हम, अपनी इवन अपनी कंक्लूजन्स को भी रिव्यू कर सकते हैं, तो भैया बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे ऑडिट के अंदर, तो नॉट बी रिव्यूड तो बिल्कुल ही गलत है। ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, भैया ए और सी ये दोनों ही ठीक लग रहे हैं, मतलब अभी तक, पर दोनों में से देखेंगे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन से और क्यों, ठीक है। सी गलत नहीं है भाई, ऑडिट प्रोग्राम में डिटेल्ड प्लान ही तो होता है, ठीक है। और किसका होता है, प्रोसीजर्स का, कि जो हमने प्रोसीजर लगाने हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब थोड़ा माइंड में सोचूं, ऑडिट स्ट्रेटजी सबसे ऊपर है, उसके अंदर ऑडिट प्लान्स है, अब ऑडिट प्लान्स को भी आगे अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर्स चाहिए हमें, और प्रोसीजर्स कौन से लगेंगे वो हम लोग ऑडिट प्रोग्राम में बनाते हैं, ठीक है। तो ए और सी में अगर आप मुकाबला करोगे तो सी बेटर लग रही है अभी, क्योंकि डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी इज नॉट ऑडिट प्रोग्राम, इट इज ऑडिट प्लान। ये ऐसे 200 जो हमारा प्लानिंग वाला ऑडिट, ऐसे 300 जो हमारा प्लानिंग एंड ऑडिट वाला है, उसमें लिखा भी हुआ है कि ऑडिट स्ट्रेटजी का डिटेल्ड जो वर्जन है वो ऑडिट प्लान है, ठीक है। और उसके अंदर भी प्रोसीजर्स का जो डिटेल्ड प्लान है वो ऑडिट प्रोग्राम है। और लास्ट पॉइंट क्या है, ऑडिट प्रोग्राम इज रेलिवेंट फॉर द ईयर फॉर विच इट इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज यूजलेस फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स। भाई क्या हो गया है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो सही ऑप्शन ए और सी में से बेटर है सी, बेटर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ ऑब्टेनिंग एग्स फ्रॉम 1 day old चिक्स, मतलब अंडे ऑब्टेन करके बेचने का बिजनेस है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल of an event or condition that may cast significant doubt on the ability to continue as a going concern। मतलब इन चार में से आपको ये देखना है कि अगर ये हो भी गया तो हमारे गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिजनेस चलता रहेगा। पहला, मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु हो जाना ऑफ 90% ऑफ द लाइफ स्टॉक। भाई मेन काम ही है कि चिक्स में से एग्स ऑब्टेन करके आपको उन्हें बेचना है, और अगर आपका 90% लाइफ स्टॉक मॉर्टेलिटी होगी, उसकी मृत्यु होगी, तो भैया लाइफ स्टॉक आपके गोइंग कंसर्न पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये तो नॉट एन एग्जाम्पल पूछ रहा है जो गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट ना करे, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया है कि अब वो ना ये जो कमर्शियली जो लोग ये बर्ड्स वगैरह रेयर करके फिर उसके अंडे बेच रहे हैं, आजकल वीगन का बड़ा वो हो रहा है, तो वो प्रोटेस्ट के चक्कर में गवर्नमेंट ने बैन कर दी हैं चीजें। तो भैया अगर गवर्नमेंट बैन कर देगी, कोई ना कोई लॉ रेगुलेशन बना देगी, फिर कैसे करोगे बिजनेस? तो ये भी एग्जाम्पल जो हो गया, ये गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट कर रहा है। हमें तो वो ढूंढना है जो गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो बी भी गलत हो गया। सी, हमारी जो फार्म लेबर है वो ना विलेजेस में से शिफ्ट होगी ड्यू टू सम स्कीम ऑफ गवर्नमेंट कॉजिंग एक्यूट स्कैरसिटी थ्रू आउट द ईयर। यानी लेबर की लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के साफ लग रही है एक्यूट स्कैरसिटी, यानी बहुत ज्यादा, मतलब कुछ हल ही नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे भी आपकी गोइंग कंसर्न को लेके प्रॉब्लम आएगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और एक है कि जो फीड का कॉस्ट है, जो चिक्स को आप फीड खिलाते हैं, उसका कॉस्ट 20% बढ़ गया। देखो, इनपुट्स का कॉस्ट बढ़ना इस चीज का संकेत नहीं है कि आप बिजनेस बंद कर देंगे, शटर डाउन कर देंगे, ताला लगा देंगे। अरे भैया इन्फ्लेशन का जमाना है, अगर कॉस्ट बढ़ भी गई है तो कोई बात नहीं, आप आगे अपनी इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो आप अपनी आउटपुट की जो वैल्यू है, सेल वैल्यू, उसको बढ़ा दीजिए और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाइए, या अपने आप खर्चों को कवर करिए, वॉट। इतनी सी बात से आपको ये कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है कि अब बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन आगे बोल देता कि आपके पास बिल्कुल भी स्कोप नहीं है कि अपनी सेल प्राइस बढ़ाओ, अब आपको लॉसेस पे काम करना पड़ेगा, किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब ये बात अलग हो जाती। बट यहाँ तो साफ साफ पता लग रहा है कि अभी बिजनेस चलना चलता रहेगा। डी ऑप्शन हमारी सही होगी। एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, इनमें से आपको बताना है कौन से एग्जाम्पल हैं ये फंडेड के और नॉन फंडेड के। देखो, एलसी नॉन फंडेड है, और जहां बिल परचेज करके बैंक डिस्काउंट कर देता है, पैसे देता है, वो फंडेड है। तो आपको बेसिकली ऑप्शन देखनी है नॉन फंडेड और फंडेड। एलसी नॉन फंडेड है, नॉन फंडेड है कि यहाँ भी आ रहा है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है। और फॉरेन बिल परचेज, ये भी नॉन फंडेड है, ऐसा गलत है, ये नॉन फंडेड के साथ फंडेड है, दिस ऑप्शन इज राइट। ठीक है। तो एक सेकेंड, मैंने गलत कर दिया क्या? फॉरेन बिल परचेज नॉन फंडेड, हाँ एक यहाँ है और एक ये है फंडेड, ये वाला आएगा ना, मैंने इस पे कैसे लगा दिया, यहाँ लगेगा ना, क्या कर रहे हो? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एलसी इज नॉन फंडेड और फॉरेन बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड इज अ फंडेड फैसिलिटी। उम्मीद है आपको ये आरटीपी के सारे एमसीक्यूज, केस बेस्ड एंड जनरल, दोनों पूरी तरह से क्लियर होंगे।